गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले संविधान के लेक्चर में मैंने आपको प्रस्तावना का एक प्रकार से परिचय दिया था, नहीं आम बात की थी, साधारण बात। ठीक है, आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और प्रस्तावना के उन शब्दों को देखते हैं जो प्रस्तावना में रखे गए। ठीक है, देखिए दो तरीके से शब्दों को रखा गया। ये आपकी प्रस्तावना है, उद्देशिका। इस प्रस्तावना में दो चीजें आपको दिखाई देती हैं। एक आदर्श, जिसे आप आइडियल बोलते हो। दूसरा आकांक्षाएं। आकांक्षाएं, अभिलाषा कह लीजिएगा, इच्छाएं कह लीजिएगा, एस्पायरेशन कह लीजिएगा। सही है। आदर्श में जो शब्द है मैंने आपको बताया था, पहला शब्द क्या है? प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न। दूसरा समाजवादी। तीसरा पंथ निरपेक्ष। चौथा लोकतांत्रिक। और पांचवा गणराज्य। क्लियर? आकांक्षाएं में जिन शब्दों को रखा गया है उसमें है न्याय, स्वतंत्रता, समता, अखंडता और पांचवा है बंधुत्व। ये 5 शब्द, यानी 5 और 5 10 शब्द है प्रस्तावना में जो आपको मूल रूप से समझने हैं। ठीक है, लेकिन इन 10 शब्दों में जो ये 5 शब्द है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये 5 शब्द प्रस्तावना में आदर्श के रूप में दर्शाए गए, आइडियल के रूप में। जबकि जो बाकी 5 शब्द है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, अखंडता, बंधुत्व, इन 5 शब्दों को आपकी इच्छा के ऊपर, यानी अभिलाषा, आकांक्षाएं, एस्पायरेशन कह लीजिएगा, उस आधार पे इस चीज को रखा गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो ये आदर्श हैं, जब कोई आपका आदर्श होता, आपके लिए कोई आइडियल होता, तो आप उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं। ठीक उसी तरह इन्हें यदि आपको प्राप्त करना है तो आपको आदर्श वाले रास्तों से गुजरना पड़ेगा। यानी संविधान निर्माताओं का कहना यह है कि प्रस्तावना में ये शब्द आदर्श है, आप इन्हें फॉलो करते हुए इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। यदि इन्हें फॉलो नहीं करोगे तो ये प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये आदर्श है, ये आकांक्षाएं हैं। एक बार प्रस्तावना को जरूर पढ़िएगा, किसी भी बुक को लेकर, छोटी से छोटी बुक में आपको प्रस्तावना मिल जाएगी, उस प्रस्तावना को ठीक से पढ़िएगा तो ये शब्द और ये शब्द आपको आराम से दिखाई देंगे। ठीक है, तो हम पहले शब्द की बात करते हैं, प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न का मतलब सीधा सीधा ये होता कि संपन्न मतलब संपूर्ण, प्रभुत्व मतलब डिसीजन लेना, यानी वो देश या वो राज्य जो अपने डिसीजन लेने में स्वतंत्र हो, वो किसी का डोमिनियन ना हो, किसी का उपनिवेश ना हो। जैसे 15 अगस्त 1947 से पहले भारत ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के प्रति एक उपनिवेश था, यानी भारत अपने जो डिसीजन है वो स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकता था, अपने डिसीजन नहीं लेता था,
डिसीजन कौन लेता था? ब्रिटेन की सरकार लेती थी। क्यों? क्योंकि भारत जो है उसके औपनिवेश में था, इसलिए वहां पे डिसीजन वो ब्रिटिश संसद लेती थी, ब्रिटिश सरकार लेती थी। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपसे यही कह रहा हूं कि प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि जब राज्य या देश अपने डिसीजन लेने में स्वतंत्र हो, वो बाध्यकारी ना हो। क्लियर? जैसे राष्ट्रमंडल के खेलों में भारत ने सदस्यता ली और ब्रिटेन को उसका सर्वोच्च माना, लेकिन ये भारत ने अपनी इच्छा से किया। भारत जब चाहे उसे त्याग सकता, यानी भारत को उसका सदस्य बनना बाध्यकारी नहीं है कि बनना ही बनना आपको, ऐसा कुछ नहीं है। वो स्वतंत्र है, उसकी सदस्यता छोड़ भी सकता और उसकी सदस्यता ले भी सकता। यानी जो अपने डिसीजन लेने में स्वतंत्र हो वही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता। संपन्न, क्लियर? ये होता है आपका प्रभुत्व संपन्न का मतलब। दूसरा, समाजवादी। देखिए, समाजवादी की यदि बात की जाए तो दो शब्द आपको दिखाई देते हैं, एक समाजवाद और दूसरा आपको दिखाई देगा साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद। भारत में, भारतीय संविधान में समाजवाद को अपनाया गया, साम्यवाद को नहीं अपनाया गया। क्यों? क्योंकि जो समाजवाद होता वो सीधा सीधा उसका उद्देश्य कैसा समाजवाद? लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतंत्र यानी जनता का तंत्र। एक समाजवाद किसमें विश्वास रखता? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। जब कभी इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है कि जो क्षेत्र होते हैं, पूंजी वाला सिस्टम होता है, उस पर सरकार और निजी प्राइवेट सेक्टर दोनों का अधिकार हो, यानी सरकार की भी भागीदारी और प्राइवेट व्यक्तियों की भी भागीदारी हो, उसको मिश्रित बोलते हैं। सही है? तो समाजवाद, तो समाजवाद का मतलब ये होता, लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ ये होता कि ऐसा समाज जो गरीबी को, भेदभाव को और जो आर्थिक गतिविधियों से लोग पिछड़े हुए हैं उनके उत्थान के लिए काम करता हो। यानी जो लोग गरीबी के हिसाब से, आर्थिक हिसाब से पिछड़ गए हैं, उस गरीबी को दूर करना, उनका आर्थिक विकास करना। सही है? उन्हें समानता का भाव रखना। यदि उसके लिए कोई अगर काम करता तो वो किस में आता? समाजवाद में। इसीलिए उसे समाजवाद बोलते हैं। तो साम्यवादी नहीं बोलते। साम्यवादी में क्या होता है कि साम्यवादी में ये पूंजीवादी साम्यवाद होता, इस पे जो है एक निजी क्षेत्र होता और वो अपने लाभ के लिए काम करता, उसका जो है गरीब सिस्टम से कोई मतलब नहीं होता। हालांकि समाजवाद और साम्यवाद में अगर ठीक से फर्क समझना तो एक कार्ल मार्क्स, आपको इकोनॉमी में एक व्यक्ति मिलेंगे कार्ल मार्क्स, उनकी एक पुस्तक भी है दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स ने, इसीलिए साम्यवाद को हम मार्क्सवाद भी बोलते हैं, साम्यवाद को मार्क्सवाद भी बोलते हैं। तो समाजवाद और मार्क्सवाद दोनों का फर्क क्या है? मार्क्सवाद, मार्क्सवाद तो जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो इस बात को बोलता है कि हम धीरे धीरे लोकतंत्र के हिसाब से, जनता के हिसाब से उसका उत्थान करेंगे, सबको बराबर करेंगे। मार्क्सवाद क्या कहता? मार्क्सवाद की अवधारणा थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। मार्क्सवाद कहता है कि इस समाज में 90% लोग गरीब हैं, जब और उन गरीबों को उसने सर्वहारा बोला है। जो गरीब लोग हैं उन्हें सर्वहारा, सर्वहारा वर्ग। सही है? और दूसरा वर्ग जो है वो है पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग। सही है? एक सर्वहारा वर्ग, दूसरा पूंजीपति वर्ग। तो मार्क्स का कहना यह है, कार्ल मार्क्स का, कि इस समाज में 90% लोग जो है वो सर्वहारा है, वो सिर्फ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, गरीब लोग हैं, जबकि 10% लोगों के पास पूंजी है, वो पूंजीपति लोग हैं। और जब तक ये सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग एक नहीं होगा,
वो क्रांति नहीं करेगा तब तक वो समाज में उत्थान नहीं पा सकता। अगर उस सर्वहारा वर्ग को समाज में उत्थान लेना है तो इन पूंजीपतियों का शोषण करना होगा। और कार्ल मार्क्स तो यहां तक बोलता कि इन्हें गोली मारनी होगी, यानी वो डायरेक्ट इस बात को बोलता कि उन्हें क्रांति करनी होगी। किसको? सर्वहारा वर्ग को क्रांति करनी होगी। और कैसी क्रांति? खूनी क्रांति। जबकि समाजवाद उस चीज की इजाजत नहीं देता। समाजवाद इस बात को बोलता है कि आप अपने उत्थान के लिए दूसरे का शोषण नहीं कर सकते, यानी आप अपना तो उत्थान कर रहे हो लेकिन दूसरे को गोली मार रहे हो, तो तुम भी तो दूसरे का शोषण कर रहे हो ना। समाजवाद उस पक्ष पर नहीं जाता। लेकिन मार्क्स इसी बात को बोलता है कि नहीं, जो ये पूंजीपति लोग हैं एक दिन ये सर्वहारा वर्ग में जरूर होंगे। जब ये सर्वहारा वर्ग में थे तब इन्होंने किसी तरीके से इन्हें मौका मिला और इन्होंने सर्वहारा वर्ग का शोषण किया। और जब सर्वहारा वर्ग का शोषण किया ये उसका फायदा उठा के पूंजीपति बन बैठे। यानी ये जो पूंजीपति है ये सर्वहारा वर्ग से ही निकल के गए हैं, ये कहीं नई दुनिया से नहीं है, ये सर्वहारा वर्ग से ही निकल के गए हैं और सर्वहारा वर्ग का शोषण करके गए हैं। इसलिए इनके पास जो पूंजी है वो सर्वहारा वर्ग की है और उस पर अधिकार सर्वहारा वर्ग का है। इसलिए जब तक इन पूंजीपतियों को समाज से खत्म नहीं किया जाएगा, मैंने बताया ना बिल्कुल खत्म, उसका मानना ही है कि जब तक समाज को इसको पूंजीवादियों को बिल्कुल खत्म नहीं किया जाएगा तब तक सर्वहारा वर्ग का उत्थान हो ही नहीं सकता। इन्हें गोली मारनी होगी। इसीलिए उन्होंने बोला कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। सही है। लेकिन आप देखिएगा कार्ल मार्क्स ने इस साम्यवाद पे यानी मार्क्सवाद पे बहुत सारे, हालांकि कुछ चीजों तक बहुत लोग सहमत भी होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शुरू में सहमत थे, कुछ तक बाद में आके फिर जो है समाजवाद को मानने लगे, यानी कुछ लोग सहमत होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आती है मार्क्सवाद में कि मार्क्सवाद ने इतनी अवधारणाएं प्रस्तुत की कि वो खुद ही अपनी अवधारणाओं में हिल के रह गया। वरना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन समाजवाद उसको नहीं मानता। समाजवाद इस बात को बोलता है कि आप अपने उत्थान के लिए दूसरे का शोषण नहीं कर सकते। यह भी तो हो सकता है जो पूंजीपति है वो अपनी कुशलता के आधार पर ऊपर गया हो, लेकिन मार्क्सवाद ये कहता है कि वो कुशलता के ऊपर तो आधार पर अगर ऊपर गया है तो कुशलता का आधार इतना नहीं हो सकता कि वो एकदम से पूंजीपति बन बैठे। अगर वो पूंजीपति बनी बैठा तो जरूर उसने कोई ना कोई गलत काम करा। ईमानदारी की उससे कोई व्यक्ति पूंजीपति बन ही नहीं सकता, उसका मानना ये है। तो थोड़ा सा इसमें मार्क्सवादी में और इसमें जो है समाजवाद में थोड़ा फर्क है। तो समाजवाद का मतलब है पूरे समाज को लेकर चलना और उसका उत्थान सुनिश्चित करना। सही है। ये समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन, गौर से सुन लीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे प्रस्तावना में शामिल किया गया। कौन से शब्द को? समाजवादी को। किसमें? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। याद रखिएगा, समाजवादी शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये भी। और फिर नेक्स्ट आप देखिएगा ये वाला, ये भी 42वें संविधान 1976 में जोड़ा गया। क्लियर? यानी प्रस्तावना में 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976, गौर से याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता तीनों शब्दों को 1976 में ऐड किया गया। लेकिन एक बात बताइए, क्या संविधान निर्माताओं के दिमाग में यह बात पहले नहीं आई होगी कि हम एक समाजवादी, मार्क्सवाद तो उस समय भी था, कि समाजवाद रखना या साम्यवाद रखना? आखिर मूल संविधान में इन शब्दों को क्यों नहीं रखा गया? यह भी एक क्वेश्चन है। वरना संविधान सभा में इतने माइंडेड व्यक्ति बैठे थे, वो भी तो समाजवाद को पहले रख सकते थे। आखिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही समाजवाद को प्रस्तावना में क्यों शामिल किया गया? उसका मतलब यह है, दरअसल जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद आप देखिएगा कि जो वर्ल्ड है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी
और एक समाजवादी। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी यानी पूंजीवादी जो ग्रुप था, उसका जो कमांडर इन चीफ था यानी उसका जो सर्वोच्च शिखर था, उसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और अमेरिका पूंजीवादी है, सही है। वहीं पे यूएसएसआर यानी रूस समाजवाद का नेतृत्व कर रहा था, क्योंकि दो खेमों में बटा हुआ था ना विश्व, एक तरफ पूंजीवादी और एक तरफ समाजवादी। तो पूंजीवादियों का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और समाजवादी का रूस कर रहा था। उस दौर में भारत आजाद होता दूसरे विश्व युद्ध के बाद। जब भारत आजाद हुआ तो भारत आजाद होने पे उस समय हमारी कंडीशन इतनी वो नहीं थी कि हम खुल के दोनों का मुकाबला, किसी एक का मुकाबला कर लें। यदि समाजवाद को अपनाते हैं तो पूंजीवाद को बुरा लगेगा और पूंजीवाद को अपनाते हैं तो समाजवाद को बुरा लगेगा। अस्तित्व इतना था नहीं कि उनसे कंपेयर कर लें। इसलिए उस लिहाज को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने इन शब्दों को, समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया। लेकिन मैंने आपको बताया था संविधान मत पढ़िए, प्रस्तावना पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक बात यह भी है, क्या संविधान में समाजवाद था या नहीं था? संविधान में समाजवाद तो था। जब आप भाग 4 राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में पढ़ोगे, भाग 4 राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जब आप जाके पढ़ोगे, उसमें अनुच्छेद 39B और 39C, वहां आपको समाजवादी का जिक्र मिलेगा। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसका जिक्र प्रस्तावना में नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उस समय सटीक नहीं था। इसलिए उन्होंने सोचा कि जब समय सटीक आएगा तब उसे ऐड कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 368 रखा हुआ, संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, इसलिए वहां पर रखा। इसलिए जैसे ही हम 1976 में आए, हुआ क्या दरअसल कि उसके बाद क्या हुआ, यूएसएसआर का जो है विखंडन होगा, रूस का विखंडन होगा, और जैसे ही यूएसएसआर का विखंडन हुआ, जाहिर सी बात है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला और अमेरिका शिखर पे पहुंचा। अब देख लीजिएगा सुपर पावर भी है, ठीक है। इसलिए अब हमें लगा कि अब जो है वक्त भी है, खुद हम भी थोड़ा मजबूत स्थिति में है, इसलिए बेहतर है अब जो है समाजवाद को दर्शा दिया जाए अपने संविधान की प्रस्तावना में। इसलिए जो है हमने 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में, और 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, रट्टा मार लीजिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, तीनों शब्दों को ऐड किया गया। सही है। यह भी ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि बताइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका? यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ। क्लियर? तो इसलिए याद रखिएगा सिर्फ एक बार हुआ, आंसर सिर्फ एक बार, वो भी कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। उम्मीद है इतनी बार बोल दिया मैंने कि वो आपको याद होगा। ठीक है, तो अब हम जाते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष रखा गया, जबकि अगर आप देखोगे अपने देश के स्तर पे तो हम पंथ निरपेक्ष को रखते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पे, वर्ल्ड के स्तर पे, दुनिया के स्तर पे अगर आप पंथ निरपेक्ष की बात करोगे तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष, क्लियर? धर्म निरपेक्ष का अर्थ यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। भारतीय संविधान में साफ साफ बोला गया है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, धर्म व्यक्ति का होगा और व्यक्ति उस धर्म को मान सकता, वो स्वतंत्र है, अपने धर्म को मान सकता, उसका प्रचार प्रसार कर सकता। आप बताइए कि इस देश में सभी लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग हैं, सभी अपने धर्मों को मानते हैं, तो सभी बराबर हुए ना। तो आप बताइए, जब संविधान में आपको, संविधान की प्रस्तावना में आपको आदर्श मिला कि धर्म निरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष, सही है, तभी तो आपने जाकर इस प्रस्तावना से ये समता और स्वतंत्रता मिली, न्याय मिला आपको।
यानी आप अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपने धर्म को मानने के लिए समान हैं। सही है। तो वही मैंने आपसे बोला था कि आदर्शों के रास्ते से जाते हुए भी, आदर्शों के रास्ते से गुजरते हुए ही आप आकांक्षाओं की प्राप्ति कर सकते हैं। ये मूल है, ये आदर्श है, इन्हें ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष यानी भारत के संविधान में धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, व्यक्ति का अपना धर्म होगा, वो उसके लिए स्वतंत्र है। सही है, वो उसे मान सकता है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ ये भी मानिए, देखिए एक नेचुरल पावर है, एक नेचुरल पावर है। यानी बिग बैंग थ्योरी आप पढ़ोगे, महाविस्फोट सिद्धांत, उसमें भी साइंटिस्टों ने माना कि एक कोई सुपर पावर है, एक शक्ति है जो सृष्टि को चला रही है। अब कोई उसे भगवान कहता, कोई अल्लाह कहता, कोई खुदा कहता, कोई ईश्वर कहता, सही है, कोई गॉड कहता, वो सबके अपने अलग हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर पंथ निरपेक्ष रखा। पंथ यानी पथ। देखिए ये हिंदू है, ये इसे भगवान बोलेंगे, ये मुस्लिम है, ये अल्लाह बोलेंगे, ईसाई है, गॉड वगैरह बोलेंगे। तो सबका अपना अपना रास्ता अलग है, लेकिन सबका रास्ता जा तो एक ही पास रहा ना, नेचुरल पावर के पास, जो शक्ति इस दुनिया को चला रही है, जो इस सृष्टि को चला रही है। सब अपने अपने रास्तों से मानते हुए उस नेचुरल पावर के पास पहुंचते हैं। क्लियर होगी बात। इसलिए हमने संविधान में पंथ निरपेक्ष को दर्शाया। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। और एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि पंथ निरपेक्ष आखिर क्यों अपनाया, धर्म निरपेक्ष हमने क्यों नहीं रखा। हमने धर्म निरपेक्ष इसलिए नहीं रखा क्योंकि अभी पीछे सवाल भी पूछा था यूपीएससी ने कि फ्रांस की सरकार को या फ्रांस के संविधान को भारतीय संविधान से पंथ निरपेक्ष के बारे में क्या सीख लेनी चाहिए। उदारवादी। क्यों? आप जब विदेश में जाओगे, जिन देशों में धर्म निरपेक्ष है, कहीं कहीं आप देखिएगा कोई सरकार तो धर्म को मानती है, एक सरकार धर्म को नहीं मानती है, और एक सरकार धर्म को मानती है लेकिन वो उसका अपनी राज्य व्यवस्था में कोई यूज नहीं करती। फर्क है। जैसा भारत का संविधान है, भारत का संविधान धर्म को तो मानता है लेकिन राज्य व्यवस्था में उसका कोई यूज नहीं है। हाँ, लेकिन उदार जरूर है। वो संविधान के दोनों पहलू है ना, कठोर और लचीला, नम्य और अनम्य। लेकिन विदेश में आप जाओगे फ्रांस में, वहां राज्य व्यवस्था में तो शामिल है ही नहीं, लेकिन सरकार बिल्कुल ही नहीं मानती, वो खुद ही धर्म को नहीं मानते। समझ रहे ना। तो ये थोड़ा सा एक फर्क है। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज करिए आप जो है, कभी आपने देखा हो जैसे कि आप कहीं ट्रेन में जा रहे हो, तो कई बार क्या होगा कि ट्रेन में जब आप आओगे तो बीच में ट्रेन की पटरियों में आपको कहीं पे ऐसा मिल जाएगा, वहां छोटा सा मझार मिल जाएगा या छोटा सा कोई मंदिर वगैरह मिल जाएगा, कोई मतलब पूजा स्थल मान लीजिएगा, कोई छोटा सा, वो बीच में पटरियों के आ रहा है। सही है। या आप देखिए कोई सड़क जा रही है, बीच में जो है कहीं छोटा सा मजार आगा, पीर वगैरह या मंदिर वगैरह आगा या कोई भी पूजा स्थल आगा, तो सरकार क्या करती है, उस स्थल को नहीं हटाती है क्योंकि लोगों की आस्था है उसमें, और भारतीय संविधान उदारवादी है। इसलिए वो क्या करते हैं, उस रोड को ही टेढ़ा कर देते हैं, रेल की पटरियों को ही टेढ़ा कर देंगे कि साइड से निकल जाइएगा, इसे यही रहने दीजिएगा। ये एक उदारवादी है। इसलिए पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। जबकि वहां क्या होता कि वो क्या करते हैं कि अगर सरकार कोई डिसीजन ले रही है और उसमें धर्म आड़े आता, धर्म को खत्म करिएगा, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे या ना पहुंचे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। जैसा अभी देखिएगा फिलहाल में ही जो है फ्रांस में ही शायद वहां पे क्या हुआ कि जो है वहां टेररिस्ट अटैक हुए, उन्होंने क्या करा, बुरखे पे पाबंदी लगा दी कि इससे दिक्कत हो रही है। सही है। तो भारत में ऐसा नहीं हो सकता। भारत में ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि भारत एक उदारवादी देश है, और भारत ने इसीलिए संघ लोक सेवा आयोग ने सवाल भी पूछा
कि आप धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंच सकते, वो धार्मिक सिस्टम है। इससे बेहतर ये होगा ना कि आप अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करिएगा। आपकी सिक्योरिटी इतनी लूज क्यों हो रही है, उस सिक्योरिटी को मजबूत कर लीजिएगा। क्लियर? तो ये यूपीएससी जो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, उसने भी सवाल पूछा कि फ्रांस की संविधान को भारतीय संविधान से क्या सीख लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता। उसके बाद हम आते हैं, आप देखिएगा, लोकतंत्र। और लोकतंत्र भी कैसा? लोकतांत्रिक समाजवाद मैंने बताया। लोक माने जनता, तंत्र माने सिस्टम, जनता का सिस्टम। यानी अब्राहम लिंकन को याद रखिए, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, जनता का शासन। सही है, यानी वह संविधान जिसमें जनता का शासन हो। सरकारें चुन के आती हैं, लेकिन चुन के कौन भेजता है? जनता। जनता ही देखिए, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे एमएलए हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, जनता ही उसे चुन के 5 साल के लिए भेजती है। 5 साल बाद फिर ये लोग आपके पास आते हैं, फिर एक मौका मांगते हैं। सही है, तो आप बताइए शक्ति किसमें निहित है? जनता में। और प्रस्तावना में मूल रूप से स्रोत ही भारतीय जनता को बताया। संविधान का स्रोत भारतीय जनता को बताती है प्रस्तावना, क्योंकि शुरू ही वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों से शुरुआत होती है। क्लियर? तो यह है लोकतंत्र, यानी जहां जनता स्वतंत्र और जनता ही सरकारें चुनती हो। गणराज्य, देखिए लोकतंत्र भी 2 तरीके का होता। एक होता आपका वंशानुगत, एक होता गणतंत्र। सही है, तो हमने क्या लिखा? आप जब प्रस्तावना पढ़ते हो कैसे पढ़ते हो? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करते हैं। सही है, तो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी लोकतंत्र तो है, लेकिन कैसा लोकतंत्र है? गणराज्य यानी गणना के द्वारा। यानी हम अपना प्रमुख तो चुनते हैं, लेकिन किस प्रकार चुनते हैं? गणना के द्वारा। ब्रिटेन में भी आप देखिएगा लोकतंत्र है, लेकिन वहां जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र को समझिएगा, वो गणतंत्र नहीं है, वो वंशानुगत है। ब्रिटेन का राजा वंशानुगत होता, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, वहां चुनाव नहीं होता। सही है, लेकिन भारत का जो प्रमुख होता, जो जिसे हम प्रमुख बनाते, वो चुन करके जाता, जनता उसे चुनती है। किसके द्वारा? गणना के द्वारा, वोटिंग के द्वारा। वोट होती है, गणना होती है, गिनती होती है। क्लियर? तो ये होता गणराज्य का, यानी गणना के द्वारा राज्य। सही है, अब आ जाइए आकांक्षाओं पे। आकांक्षा मतलब न्याय। क्लियर? न्याय पे बात कीजिएगा। न्याय कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। समाज के हिसाब से बराबर, राजनीति के हिसाब से बराबर, आर्थिक हिसाब से बराबर होना चाहिए। यानी गरीबी और अमीरी के प्रति किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते आप, समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। इसी की अवधारणा आप देखिएगा, जाकर अनुच्छेद 17 में मिल जाएगी आपको, छुआछूत काम, है नहीं। दूसरा स्वतंत्रता, अभी बताना मैंने आपको कि सभी व्यक्ति अपने अपने काम के लिए स्वतंत्र है। कैसी स्वतंत्रता? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता। सही है, इसीलिए आप देखिएगा, आप कोई भी किसी के उसमें बोल देता। सही है, क्यों? क्योंकि व्यक्ति के मन मस्तिष्क में जो चल रहा वो उसे जो है प्रत्यक्ष रूप से बोल सकता, इसकी संविधान इजाजत देता। बहुत सारे देश ऐसे हैं वहां पर आपको बोलने की इजाजत नहीं है, जो आपके माइंड में चल रहा वो ठीक है, लेकिन बाहर नहीं आना चाहिए वो। लेकिन भारतीय संविधान में इस चीज को रखा गया कि जो आपकी अभिव्यक्ति है, जो आप सोच रहे हैं, उसे आप बोल सकते हैं, बोलने की आजादी। सही है, अपने धर्म को मानने की आजादी, सब तरह की आजादी आपको मिली हुई है। समता, कानून की नजर में सब समान होंगे। समता मतलब समान, कानून की नजर में सब समान होंगे, कोई अलग नहीं होगा। सही है, ये गरीब है, ये अमीर है, इससे कानून को कोई मतलब नहीं है, सबके लिए बराबर होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी ने जो है मर्डर कर दिया तो अगर उसे जो है वो अमीर है तो उसे 5 साल की, गरीब है तो उसे 10 साल की, नहीं, कानून की नजरों में सब बराबर है, इसलिए समता का भाव पाया जाएगा। सही है। दूसरा अखंडता, राष्ट्र की अखंडता,
यानी देखिए, अखंड भारत का निर्माण करना, यानी हम सरकार किसी भारत के किसी हिस्से को नहीं दे सकती किसी को, हम अखंड भारत का निर्माण करते हैं, सही है। और अगर किसी ने हमारे देश की तरफ देखा गलत आंख से तो जाहिर सी बात है उसके लिए हम तैयार हैं, क्लियर। इसलिए भारत की जनता यानी हम लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग देश को एक अखंड भारत के रूप में मानते हैं। जैसे कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, उसके लिए लास्ट सांस तक लड़ना होगा, सही है, उसे नहीं दे सकते। इसलिए हम भारत को एक अखंड उसमें देखते हैं, सही है। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उसके बाद बंधुत्व, बंधुत्व का अर्थ भाईचारा, सही है, यानी संविधान भाईचारे पे बल देता, प्रस्तावना भाईचारे पे बल देती है, भाईचारे पे बल देती है, इसलिए एकता पे बल देती है। यानी बंधुत्व होगा, भाईचारा होगी तो एकता होगी, एकता होगी तो देश मजबूत होगा। जब एकता ही नहीं होगी तो देश मजबूत कैसे हो जाएगा? इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण भी आपको बताता हूं। इसी बंधुत्व और भाईचारा और एकता के चलते हुए भारतीय संविधान में एकल प्रावधान मिलता, आपको एकल नागरिकता मिलती है, यानी आपको जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। वहीं आप अमेरिका में चले जाइएगा, अमेरिका में दो नागरिकता होती है, केंद्र की अलग नागरिकता होगी, राज्य की अलग नागरिकता होगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एक ही नागरिकता होती है केंद्र की आपके पास, सही है। यानी अगर वो केंद्र का नागरिक है तो वो देश का नागरिक है, राज्य का भी नागरिक है, सही है। इसीलिए एकल नागरिकता, सही है, कहां से ली गई है ये सब बातें बताऊंगा। सवाल पूछा जाता है भारत में किस तरह की नागरिकता? एकल नागरिकता। इसी एकल नागरिकता से हम समझ सकते हैं कि भारत में बंधुत्व है, भाईचारा है। अगर भाईचारा ना होते ना हम तो दो नागरिकता रखी जाती, इसलिए एक नागरिकता, क्लियर। ओके, तो ये प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे। उम्मीद है प्रस्तावना आपको क्लियर होगी, यानी फिर से सुन लीजिएगा। 3, 4, 5 सवाल आप गौर से याद रखिए, लास्ट में बोलता हूं। पहला सवाल, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कहां से लिया गया? अमेरिका से। दूसरा सवाल, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तीसरा सवाल, भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, मतलब कितनी बार संशोधन हो चुका? एक बार। भारतीय संविधान में कब संशोधन हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान में, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किन शब्दों को जोड़ा गया? आंसर याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, सही है। इन चारों पांचों क्वेश्चनों को आप वनडे एग्जाम के लिए भी याद रखिएगा। यकीन मानिए अगर वनडे एग्जाम आप देते हो तो इन्हीं 5 सवालों में से, प्रस्तावना से अगर सवाल पूछा जाता। एक सवाल और ध्यान रखिए, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? प्रस्तावना को, याद रखिएगा। लेकिन प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। वहीं दूसरा सवाल भी गौर से सुनिए, जब आप आगे मौलिक अधिकार पढ़ोगे तो वहां पे एक सवाल आएगा, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। यानी उन्होंने भी संविधान की आत्मा बताया, लेकिन किसको? अनुच्छेद 32 को। लेकिन यहां संविधान निर्माताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा किसे बोला? प्रस्तावना को। दोनों सवाल अलग रखिएगा। अनुच्छेद 32 आत्मा है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। संविधान की प्रस्तावना भी संविधान की आत्मा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। दोनों सवाल बिल्कुल क्लियर माइंड में होने चाहिए, क्लियर। इसलिए चारों पांचों सवालों को लिखिएगा, वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट है। यकीन मानिए इन 5 और 6 सवाल से बाहर नहीं जाएगा, लिख लीजिएगा इन्हें,
ठीक है, इन यहीं से सवाल पूछा जाता है। हाँ, जब आप बड़े लेवल की तैयारी करते हो उस बड़े लेवल में एक सवाल और पूछा जाता है प्रस्तावना से, इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो जो क्रम मैंने लिखा वही क्रम आप याद रखिएगा, वही प्रस्तावना में भी है। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, अखंडता और बंधुत्व। एक बार प्रस्तावना को जरूर जाके पढ़िएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं, सही है। बाकी दूसरा मैथ देखते हैं।